नमस्कार। मैं अशोक कुमार पांडे। कल दूसरे चरण का चुनाव हो गया और दूसरे चरण के चुनाव से के बाद जिस तरह की खबरें आई, अलग अलग जगहों पे वोटर्स को रोके जाने, नाम काटे जाने की, और पहले चरण के बाद से जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय की जिस तरह से भाषा बदली, एकदम से बाड़मेर में जाके कम्युनल हुए, उसके बाद झूठ पे झूठ, कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, आपके घर में 4 कमरे हैं, आपके पिताजी ने बनवाया है, तो उसके बाद 2 कमरे एक में सपा ले लेगी और कांग्रेस ले लेगी। मैंने उस पे लिखा था कि एक कमरे में सपा अपना दफ्तर बना देगी, एक कमरे में कांग्रेस अपना दफ्तर बना देगी। और इस तरह की बातें जिसको सुन के आम जन भी कह रहा है कि यार हद होती है, अब बस रहने दो। तो ये 400 पार वाला जो गुब्बारा है, पहले तो ऐसे लगता है कि मोदी जी के मन में ही वो गुब्बारा फूट गया है। और दूसरा ये कि कुछ ऐसा लग रहा है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा कि यहां बैठा कोई भी व्यक्ति दावा करेगा। अतुल जी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पार्टी से जुड़े हैं तो उनका हक है दावा करने का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कुछ ऐसा है जैसा भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सोचा नहीं था। तो कल के चुनाव पर बात करने के लिए मैंने 3 अलग अलग मित्रों को बुलाया है। सबसे पहले हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज चतुर्वेदी जी एनबीटी में ऊंचे पदों पर रहे हैं और पत्रकार हैं। कई सारे विषयों पर किताबें लिखते हैं, खासतौर पे जल संरक्षण पर इनकी बहुत अच्छी किताबें हैं। और मजेदार बात यह है कि हैं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में जो टीकमगढ़ वाला इलाका है, उसके ऊपर वाला इलाका है, वहां के रहने वाले हैं। लेकिन रहते उस इलाके में है जहां कल मतदान हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद में। और नजर पूरे देश की पॉलिटिक्स पर रखते हैं। राकेश पाठक जी हैं हमारे साथ, हमारे दर्शक उनके साथ खूब परिचित हैं, मध्य प्रदेश में आप रहते हैं। और हमारे साथ पहली बार आज आए हैं हमारे यहाँ हमारे मित्र अतुल भाई, अतुल ढोंडे पाटिल जी, जो महाराष्ट्र कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो इन ये सारे इलाके हैं जहां कल चुनाव हुआ है। इन लोगों से समझने की हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। निष्कर्ष आप खुद निकाल लीजिएगा। मेरा अभी तक की मेरी समझ ये है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी आसानी से सोच रही थी कि उसका चाकू इस केक से गुजर जाएगा, या तो चाकू की धार कम हो गई है, या इस बार केक ठीक से बेक नहीं हुआ है, आसानी से कट नहीं पा रहा है। सबसे पहले मैं अतुल भाई के पास ही जा रहा हूं। अतुल भाई, अमरावती को लेकर, नांदेड़ को लेकर बहुत शोर था, कल हर जगह बात हो रही थी अमरावती को लेकर और नांदेड़ को लेकर। आपको क्या लग रहा है? देखिए अशोक भाई, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मतदान जिस तरह से हुआ है, 2 फैक्टर मुझे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। आप जानते हैं, मैं ज़मीन पे काम करता हूँ। 2 फैक्टर वो एक थे कि अल्पसंख्यक समुदाय और दलित समुदाय में डर का माहौल है कि अगर ये जीत जाते हैं मोदी जी इस बार चुनाव, तो उनको जो हक मिले हैं, वो हक छीने जा सकते हैं। ये एक डर है, स्वाभाविक सा भी है। दूसरा एक ओबीसी समुदाय है, किसान किसान जो है, वो बहुत नाराज़ है मोदी जी से और मोदी जी की कोई भी बात सुनने के आज वो मूड में नहीं है। ये देखते हुए भी आप कह सकते हैं कि उनका स्तर कितना गिर गिर गया है मोदी जी का। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे 70 साल में, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को धक्का पहुँचाया है। कल का मैं भाषण सुन रहा था उनका मालदा का। वो मालदा के भाषण में कह रहे थे कि राहुल जी विदेश गए थे और वहां से उन्होंने कोई एक्सरे मशीन लाए हैं और वो आपके महिलाओं के सारे एक्सरे करेंगे और जितना भी उनके पास गहना होगा, सोना होगा, मंगलसूत्र होगा, वो उनसे वो छीन कर किसी अल्पसंख्यक समुदाय को दे देंगे। ये तो उनकी बौखलाहट है या बावलापन है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इस पे जनता विश्वास नहीं कर रही। जनता मोदी जी की किसी भी बात पर अभी विश्वास करने को तैयार नहीं है। देखिए, आप यहाँ महाराष्ट्र में एक अलग ही वातावरण है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ ओले हो रहे हैं, बारिश हो रही है, किसान की फसल कटने पर आई और बात हो गई। लेकिन कोई भी मंत्री को सूझ नहीं है महाराष्ट्र के कि जाकर किसान के खेत पर जाकर देखे, उसके पंचनामा करे, पटवारियों को काम पर लगाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मतदान जो है, वो खिलाफ में होता दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी बात कि हमने भी बहुत चोट खाई है। हमारा कार्यकर्ता 5:30 बजे से बूथ पर है और हम लोग सकारात्मक एजेंडा लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। जहाँ तक कोशिश हो सके हम कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर हमारा गारंटी कार्ड लोगों तक सौंप सके और लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करें। एक फैक्टर मुझे एक ऐसा नया ये भी देखा अशोक भाई, कि इस बार जितना हमारे मैनिफेस्टो को लेकर गलतफ़हमी और भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश प्रधानमंत्री जी ने की है, उतना हमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है ही नहीं, हमारे अकाउंट ही फ्रीज़ है, एडवर्टाइज़मेंट नहीं दे पा रहे हम लोग। तो लोगों ने करीब-करीब, मैं परसों की फिगर बता रहा हूँ, कल और आज में क्या हुआ पता नहीं, 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो हमारी 43। वेबसाइट से डाउनलोड
डाउनलोड किया है। हाँ, ज़्यादा हो सकता है, मुझे कल का और आज का फिगर पता नहीं है। तो एक लोगों में उत्सुकता है कि कोई पार्टी ऐसा कैसा कर सकती है और लोग फिर निकाल-निकाल कर दिखा रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा लोगों का एक हाँ, क्या कह सकते हैं हम कि विश्वास तोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने और वो ज़मीन पर दिख रहा है। इस तरह की लहर होगी, इस तरह का लोगों के दिमाग में होगा, ये हमने सोचा नहीं था। 2 मुद्दे काफ़ी अहम दिख रहे हैं यहाँ पर। एक बेरोज़गारी, दूसरा महँगाई और तीसरा संविधान को खतरा। ये 3 मुद्दों पर मतदान होते हुए दिखाई दे रहा है और चूँकि मैं पार्टी का नुमाइंदा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह का मतदान हुआ है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये 98 की स्थिति होने जा रही है। ये इसके पहले की स्थिति होने जा रही है कि विदर्भ में गडकरी जी भी हार रहे हैं। विदर्भ 10-0 होने जा रहा है। तो देखिए एक चीज अगर घटा के उन्होंने बताई थी कि कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, जिसको राकेश भाई ने सुधारा, तो एक चीज बढ़ा के बताने का उनको अधिकार है। मैंने कहा था वो दावा कर सकते हैं 10-0 हो रहा है। हमारी तो शुभकामनाएं हो सकती हैं। राकेश भाई, मध्य प्रदेश से आप एक वीडियो का जिक्र कर रहे थे जिसमें शिवराज सिंह चौहान साहब के पुत्र जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई लहर वहर नहीं है और वगैरह वगैरह। वो वीडियो तो हम चला ही दे रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उसका एक वोट बैंक है, उनके वोट हैं तो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण आपके लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। और इस वीडियो के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ मची है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, मतलब देवाशीष अरजरिया जो उससे लड़ रहे हैं, बसपा से लड़ रहे हैं भिंड से, वो कांग्रेस के एक जमाने में युवा नेता हुआ करते थे और नाम गिनाते चले जाइए। मतलब कांग्रेस से पतझड़ के आम की तरह जो बिल्कुल होता है ना कि जब आंधी आती है उसमें आम जिस तरह से गिरते हैं, वैसे लोग गिर गिर के भाजपा के गोद में गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की क्या सिचुएशन है? मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है, नंबर 1। और दूसरा कि कल जिस तरह से देश भर में चुनाव की खबरें आई हैं, आपको क्या लग रहा है? अशोक जी, पहले देश की बात कर लें, फिर मध्य प्रदेश पर आएंगे। आपके सवालों को थोड़ा उलट पलट कर लेते हैं। अतुल भाई ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर ज्यादा चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। शायद मैंने एक पोस्टर भी देखा था कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी हो गए। 42 लाख डाउनलोड किए गए थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो के। 2 प्रतीक हम ढूंढेंगे, संकेतों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी पहले चरण के चुनाव के बाद, मतदान के बाद 400 पार का नारा लगाना भूल गए। आप पिछली सभाओं का याद देख लीजिए, किसी में उन्होंने 400 पार की बात नहीं की है, जहां तक मुझे याद है। दूसरे, अब वे बीजेपी की बात नहीं कर रहे, वे एनडीए पर आ गए। पहले चरण के मतदान से पहले उनके मुंह से आपने एनडीए सुना भी नहीं होगा। ये 2 ऐसे संकेत हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अब आपने मध्य प्रदेश का सवाल पूछा है, तो मध्य प्रदेश में कार्तिकेय सिंह जो शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र हैं, पढ़े लिखे युवक हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, लॉ की डिग्री की है। वे एक कार्यक्रम में अपने पिता के चुनाव प्रचार में कह रहे हैं, और बड़ी एक महत्वपूर्ण पंक्ति उन्होंने बोली, अशोक जी, मुझे लग रहा है वो उसके बहुत गहरे मायने हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है। माने वो कार्तिकेय सिंह क्या बीजेपी के लोगों से कह रहे हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी बची नहीं है? साथ में भी ये भी कह रहे हैं कि आत्मविश्वास की जरूरत नहीं है, कोई लहर नहीं है। अगर कार्तिकेय सिंह ऐसा कह रहे हैं तो उसके 2 मायने हैं। एक तो ये कि उनके पिता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या पार्टी ने जो कुछ किया, प्रचंड जीत दिलाने के बावजूद उनको घर बिठा दिया। प्रधानमंत्री से वे मिलने नहीं गए शिवराज सिंह चौहान, नतीजे निकलने के बाद, और अंततः मंत्रिमंडल बनने में, मुख्यमंत्री के चयन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। मुझे लग रहा है एक तो वो भीतर का असंतोष भी वे रेखांकित कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की कोई लहर वहर नहीं है, यहाँ कांग्रेस के लोगों की रीढ़ भी बाकी जिंदा है। ये बड़ा संकेत, इससे भी हमें समझना होगा। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में जो आपने भगदड़ की बात कही, सचमुच में जितना दल बदल विधानसभा चुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश में हुआ है, सुरेश पचौरी जैसे नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, दीपक सक्सेना जो कमलनाथ के खासम खास थे वो छोड़कर चले गए, जिन्होंने कमलनाथ के लिए अपनी विधायक की छोड़ी थी। 2018 में कमलनाथ विधायक नहीं थे उपचुनाव के लिए।
लंबी फहरिस्त है, कितने सारे लोग छोड़कर चले गए। तो शुरू में ऐसा लगा था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ पाएगी। दो युवाओं के हाथ में कमान सौंपी थी अतुल जी की पार्टी ने, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार। लेकिन उनके सामने होते हुए दल बदल के बावजूद जब चुनाव का मौका आया, मतदान की जो स्थितियां बनी, उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने मुद्दों पर जब कायम रही, कांग्रेस चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे अतुल भाई हो, इन्होंने जो बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा पकड़ कर रखा है, 30 लाख नौकरियां, भर्ती का कैलेंडर ही जारी कर दिया, इतनी तारीख को विज्ञापन छपेगा, इतनी तारीख को ज्वाइनिंग होगी। मुझे लग रहा है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो अब तक बीजेपी के लिए कारगर होती थी, उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कांग्रेस ने बूमरैंग करवा दिया। हर व्हाट्सएप में पहुंच गया है कि कांग्रेस 30 लाख नौकरी ऐसे ऐसे देने वाली है, ये काम करने वाली है, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने वाली है। कल मैं एक देहाती क्षेत्र में घूम रहा था और घूमते घूमते हम लोग परसों झालावाड़ की सीमा पर पहुंच गए थे, मध्य प्रदेश से चलते हुए। हमको एहसास नहीं हुआ हम कितनी दूर आ गए। वहां गांव में अशोक भाई बिल्कुल मारवाड़ी पूरा माहौल था, राजस्थानी था वो मध्य प्रदेश ही, लेकिन वहां भी महिलाएं ये बात कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी हमको पैसे देने वाली है। यानी जो दाव नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल पहले करते रहे हैं लोगों को लाभार्थी बनाने दिस का, वाज तो समथिंग, कांग्रेस ये एक ऐसी चीज रही है राकेश भाई जो कांग्रेस के साथ मिसिंग रही है। योजनाएं तो बहुत बिल्कुल अच्छी वो घोषणा कर देती हैं, जब आई थी तब भी मैंने ये लिखा था और कहा था कि असली चुनौती इसको लोगों तक पहुंचाने की है। मैं आपको बताऊं, जब ये आया था तो डाउनलोडिंग भी इसकी आसान नहीं थी। सुरेंद्र राजपूत भाई हमारे साथ थे शो पर, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, ऑन एयर रिक्वेस्ट की थी कि इसको इतना ऐसा बना दीजिए कि एक क्लिक में डाउनलोड हो जाए। बिल्कुल आप ठीक कह अच्छी रहे हैं। बात देखिए है जो लोग, कि ये बिल्कुल जी, लोगों तक पहुंचा है। मैं बता रहा हूं उसका एक और नमूना आपको बताता हूं, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी वीडियो। दिग्विजय सिंह जैसे नेता 77 साल की उम्र हाँ में बिल्कुल। कन्वेंशनल तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल परंपरागत, जो हम लोगों ने अपने पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में, पंकज भाई ने, हम लोगों ने 30-35 साल पहले जो देखा था, घर घर गांव गांव में प्रचार कर रहे हैं। और जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं, नहीं पैदल भी कर रहे हैं पंकज जी, वो कांग्रेस की गारंटी का एक ऐसा प्लाकार्ड उन्होंने बना रखा है, वो हाथ में लेकर गांव गांव लोगों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बांट रहे हैं। ये बड़ा संदेश है। इसके जरिए वो जो घर घर तक, गांव गांव तक, कस्बों तक पहुंचने का प्रयास कांग्रेस ने किया है, अगर वो सचमुच में सफल हुई है, मैं तो अपने मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूं, जितने क्षेत्रों में घूमा हूं वहां मुझे लगा कि लोगों तक बात पहुंची है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पास अपने नफरती एजेंडे के सिवा कुछ नहीं बचा। एक अंतिम बात अभी इस चरण में, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उसे बाबू मीडिया कहता हूं। उसकी एक बड़ी पत्रकार, एंकर पत्रकार भी इन्वर्टेड कॉमा में, उन्होंने कल अपने एक वीडियो में मोदी और बीजेपी के आरोपों पर बिंदुवार 5 झूठ का खुलासा पहले उन्होंने किया है। वो एक 1.5 मिनट की क्लिप ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है, आप देख लीजिए, खूब चल रही है, मैंने भी अभी साझा किया है। ये भी इस बात का संकेत है अशोक जी, इसको भी समझिए। अगर चिप चिप पत्रकारिता, बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि जैसी बहे बयार, पीठ तब तैसी की दे। तो वे पीठ अपनी अब फेर रहे हैं, वरना कोई कारण नहीं है कि आज तक की एक पत्रकार 1, 2, 3, 4, 5 झूठ देश के सामने रख दें और साथ में ये बता रही हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये 5 चीजें है ही नहीं जो मोदी आरोप लगा रहे हैं। कल भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुप्रिया सुरे की, उन्होंने गिना दिया 15,884, जाने कितने शब्द हैं, मैं संख्या भूल रहा हूं, कि हमारे घोषणा पत्र में 15,884 शब्द हैं। एक भी बार मुस्लिम या मुसलमान और शरिया शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है घोषणा पत्र में। तो ये सच भी जब लोगों तक पहुंचा है तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी हताश हुई है, और ये हताशा अगले 5 चरण में अशोक जी चरम पर जाने वाली है, वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जी अशोक जी। पता नहीं राकेश भाई, चिप तो याद रखा, कैसे सुधीर चौधरी को भूल गए, वो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक हाँ था। जब उन्होंने कहा तो मुझे लग रहा था सुधीर चौधरी की बात करेंगे। और सुधीर नेक्स्ट, चौधरी और मिस चिप सिंह के बीच में जो समानता है वो अरुण पुरी की समानता है। अरुण पुरी रामविलास पासवान से भी बड़े मौसम वैज्ञानिक माने जाते रहे हैं इस देश में। पंकज भैया दिल्ली में बैठ के अरुण पुरी को देखते रहे हैं, तो एक तो जो बोलना चाहें उस पर वो फ्री हैं। दूसरी बात, गाजियाबाद में एक आज आपने लिखा था कि
जो लग रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा, वो उतना आसान नहीं है। और महेश शर्मा का जो बयान आया था, देखिए बयान में वो कहते हैं कि योगी मोदी का जो नहीं हुआ वो अपने बाप का भी नहीं होगा, यहां तक तो ठीक है। महेश शर्मा पहली बात इस तरह के बदतमीज आदमी है नहीं, कल्चर मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनको किसी रूप में जानता हूं। और दूसरा ये कि उनके चेहरे पर जिस तरह की चिढ़ दिखाई दे रही थी वो भी सामान्य नहीं थी। नॉर्मली वो बहुत नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, पहली बार मिनिस्टर बने थे, दूसरी बार उनको मिनिस्टर नहीं बनाया। नोएडा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसका, उनका, जिसका अच्छा खासा नाम है। तो महेश शर्मा इस तरह के बयान पर उतरे, नंबर 1। नंबर 2, क्या कारण था कि इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिसमें मिडिल क्लास भरा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी का एकदम सेंटर बनता जा रहा है, यहाँ पटपड़गंज और साउथ दिल्ली से लेके नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव तक, वहां वोटिंग इतनी कम क्यों हुई? और क्या आपको लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वोटिंग हुई है उसको देखकर क्या लग रहा है? 8 सीट 9 सीट की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन पिछली बार अमरोहा को छोड़कर सारी सीटें यूपी की जो कल इलेक्शन हुआ है वो थी बीजेपी के पास। इस बार आपको क्या लग रहा है? मैं पहले चरण का जो चुनाव था, पहले चरण के चुनाव से बहुत स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ। राकेश जी की बात फिर दोहराऊंगा कि अब 400 पार के नारे खत्म हो चुके हैं। पहले दौर में ही बीजेपी को समझ में आ गया कि वेस्टर्न यूपी की हालत उतनी अच्छी नहीं है जैसे वो सोच के एक तरफा चल रहे थे। कल मैं नोएडा की तरफ नहीं गया हूं, लेकिन गाजियाबाद, बागपत और मेरठ, 3 के मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आपको बताऊं कि गाजियाबाद में करीबन 27 लाख वोट हैं और यहाँ पर मतदान मैं याद दिला दूं, पंकज भाई ने मेरठ का नाम लिया है जहां से अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। जी क्या मैं कल अरुण गोविल की भी बात कर रहा हूं। अभी गाजियाबाद में लगभग 27 लाख के आसपास वोट है, यहाँ पे केवल 43% के लगभग वोट पड़े और उसमें भी सबसे कम वोट गाजियाबाद शहर और साहिबाबाद शहर में पड़े। ठीक उसके विपरीत लोनी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ, धौलाना में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ। इन दोनों इलाकों में, इवन साहिबाबाद में भी कल जो मैं देख रहा था कि जो मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाका है, पिछला चुनाव भी फर्स्ट फेज का जानबूझकर के फ्राइडे को रखा गया और इस बार भी फ्राइडे को रखा गया, जिससे कि प्रेयर को मुस्लिम्स लोग जाएं तो दिन में कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे वोट न डाल पाए। लेकिन इन इलाकों में 7 बजे से मैंने कल 100 लोगों की लाइनें खुद देखी है, 7 और 7:15 बजे से। दिल्ली से गाजियाबाद का जो सबसे करीब इलाका है, जिसको कह सकते हैं बारीक लाइन से जुड़ा है, वो शहीद नगर है। इस तरह सीमापुरी है, दिलशद गार्डन वाली, और उसका यानी यदि मकान का दरवाजा दिल्ली में है तो उसका आंगन शहीद नगर में खुलता है। शहीद नगर मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाका है। कल सुबह से जब वहां पे वोट पड़ने शुरू हुए तो दिन भर में कम से कम 4-5 बार वहां लाइट गायब हुई, वोटिंग में अंधेरा हो गया, बार बार उसकी कंप्लेंट करनी पड़ी। ये कोशिशें बहुत सारी जगह पर कल इन्होंने की, लेकिन ठीक जैसे मैं बागपत में घुस रहा हूं, शामली से आगे जैसे निकला तो वहां पर वो स्थिति थी कि जो किसान हैं, जिसमें बहुत सारे जाट हैं, वो अधिकांश खेत में थे, वो न्यूट्रल हैं। लेकिन दलित और मुस्लिम वोटर ने एक तरफा वोट किया। मेरठ में मैंने एक चीज देखी, मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के जो बेसिक कार्यकर्ता है, मूल कार्यकर्ता है, बोलना पड़ेगा, जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग इस बार चुनाव में बिल्कुल विरक्त रहे। अच्छा। अरुण गोविल का अपना व्यक्तिगत व्यवहार इतना खराब है कि वो लोगों से हाथ नहीं मिलाते थे, हाथ मिलाने के लिए ग्लव्स पहने हुए थे। वो कार्यकर्ताओं से मिले ही नहीं, उनको जिला अध्यक्ष का नाम नहीं मालूम, और उसका असर ये हुआ कि वहां पर ये पंकज भाई एक बार फिर से कंफर्म कीजिए, वाकई ग्लव्स पहन के वो हाथ मिला रहे थे? मुझे लगा था कि मजाक में कहा जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सच है, और आंखों देखी है जिसको मैं कह सकता हूँ। वो हाथ ही नहीं मिलाते हैं, आप हाथ बढ़ाओगे तो हाथ ही नहीं मिलाते, जो हाथ मिलाते थे ग्लव्स पहन के उन्होंने हाथ मिलाए लोगों से। उनकी स्थिति ये थी कि उन्होंने दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया कि यहाँ की गर्मी मुझसे सहन नहीं हो रही, लग रहा है चुनाव खत्म हो रहा, मैं बंबई भागूं। तो
उनकी स्थिति वहां पर, यानी वो चूंकि इस समय गर्मी बहुत ज्यादा थी, मेरठ में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, किसी भी पार्टी का, ना बीएसपी का, ना समाजवादी पार्टी का, ना कांग्रेस का। बीजेपी का तो ऑब्वियसली होता ही नहीं है। पिछली बार वहां से हाजी यूनुस विधानसभा चुनाव 5,000 वोट से आ रहे थे बीएसपी के, जब सबसे खास आदमी है। इस बार यह रहा कि हाजी यूनुस की लोगों ने सुनी ही नहीं। वहां जो लेडी चुनाव लड़ रही हैं वो जाट कम्युनिटी से, वर्मा, मिस एक वर्मा, जो अनीता वर्मा जी है। हाँ हाँ, सुनीता सुनीता एक तरफा वोट, हाँ एक तरफा वोट वहां पर दलित और मुस्लिम्स का सुबह 10-11 बजे तक पड़ चुका था। मैं बागपत की मजेदार चीज आपको बता रहा हूँ, कम से कम 3 जगह मैंने ऐसा देखा कि आरएलडी का कार्यकर्ता ना बीजेपी का कार्यकर्ता, वो पुलिस से लड़ रहा है, जबकि यह सब काम आमतौर पर विपक्षी दल के लोग करते हैं यार, कि तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हो, तुम हमारे साथ हमारे लोगों को वोट नहीं डाल। वहां आरएलडी का कार्यकर्ता पुलिस वालों से लड़ रहा था, भिड़ रहा था, कई जगह बहुत विषम परिस्थितियां आई। यानी इससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि ये जो मैं 3 सीटों की बात कर रहा हूं, यहाँ पर इतने अच्छे परिणाम नहीं आने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर टीकमगढ़ छतरपुर सीट मध्य प्रदेश का एक जरूर उदाहरण बताऊं, जिसको कांग्रेस के लोगों को बहुत गंभीरता देखना चाहिए। छतरपुर शहर में, मेन शहर में, सुबह 10 बजे तक एक लेडी के नाम पर फर्जी वोट पड़ गया शहर के अंदर। यदि एक वोट पकड़ में आया है फर्जी वोट, तो विलेजेस लेवल पर तो ये बहुत सामान्य चीज होती है, और इसके ऊपर यदि निगाह नहीं रखी गई तो जो हम लोग ईवीएम को कल देवता बनाकर हमारे नवाब रंगीले ने पेश किया कि जो लोग वोट लूटना चाहते हैं वो ईवीएम की बात करते हैं, असल में ईवीएम की रिगिंग दूसरे तरीके से हो रही है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर का उदाहरण है। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों ने आज, दीपक चौरसिया ने बोला कि प्रशांत भूषण को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, ईमानदारी की बात है तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर इसके ऊपर पड़े तो पंकज भैया लास्ट राउंड में आपसे इस पर मुझे बात करनी है, तो इस पर आ जाएंगे। अभी अतुल भाई से एक सवाल पूछ लेता हूँ। आप सब लोग मुस्लिम दलित वोटों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एमवीए को देखें, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को अगर हम देखें, तो एक भी मुस्लिम को महाराष्ट्र में टिकट नहीं दिया गया है, और आपके एक नेता ने यही आरोप लगाकर पार्टी छोड़ था। राकेश भाई, ये सवाल मैं आपके पास थोड़ा सा अलग तरीके से लेके जा रहा हूं कि ये डर सारी पार्टियों में बैठ गया है क्या कि अगर मुसलमान को टिकट दिया, अगर मुसलमान का कुछ कह दिया, जैसे एक बात ये ठीक है कि पूरे में मुसलमान नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चन मार्क है कि पूरे में मुसलमान क्यों नहीं है। तो कहीं ये डर बिठाने में ये सरकार, मोदी जी, सब लोग कामयाब हो गए हैं कि मुसलमान का नाम ना लो, मुसलमान वोट तो देगा आपको, ब्लॉक में जाके वोट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो कल अगर मुसलमान एएमआईएम के पास जाकर इकट्ठा होता है तो उसको रोकेगा कौन, और कैसे रोकेगा और क्यों रोकेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्यों रोकना चाहिए। वो पार्टी भी एक पंजीकृत राजनीतिक दल है, कोई देश विरोधी राजनीतिक दल तो है नहीं। वो ठीक है, उसके विचार थोड़े अतिवादी हो सकते हैं, उसके नेता के विचार अतिवादी हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो भारत के संविधान के दायरे में, निर्वाचक प्रणाली के दायरे में राजनीति कर रहा है, तो मुसलमानों को भी एकजुट होकर उसके साथ जाने पर रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, एक तरह का नैतिक दबाव सा महसूस करते हैं राजनीतिक दल मुसलमानों की पक्षधरता को लेकर, और इसके पीछे वजह अकेले राजनीतिक दल नहीं सर, हमारा आपके जैसे स्वतंत्र चेता लोग भी, बहुत सारे लोग, हमारा आप तो नहीं, हम तो खुल के जब भी अल्पसंख्यकों का हित की बात होती है हम लोग उसके पक्ष में बात करते ही हैं, क्योंकि हम में से किसी को चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन सच बात कहने से क्यों पीछे। अगर लड़ेंगे भी तो ऐसे ही बोल के लड़ेंगे, हारेंगे ऐसे ही छुपा के, बिल्कुल, तब भी बिल्कुल, तब भी बोलना नहीं छोड़ेंगे, तब भी अल्पसंख्यकों, पीड़ितों, दलितों, अल्पसंख्यक सबके हक में बात करना कभी बंद नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वाली पार्टी इस तरह 2 बार प्रचंड सत्ता में आ जाती है, तो फिर बाकी लोगों को डर लगने लगता है। उन्हें लगता है कि बड़ा हिस्सा जो है मतदाताओं का, वोटर्स का, वो हमसे दूर ना छिटक जाए। तो फिर ये करना पड़ता है कि बहुत से लोगों को जनेऊ पहनना पड़ता है, मंदिरों में भी जाना पड़ता है। सब करें, कोई ऐतराज नहीं है, जिसकी जैसी आस्था हो वैसा करना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर
इतनी नग्न राजनीति बहुत स्पष्ट कहने की जरूरत है, इसको भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जैसी इस वक्त सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं वैसी ना करे तो बाकी पार्टियां भी करें, किसको किसी को क्या ऐतराज है। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल एकदम प्रचंड झूठ के साथ हिंदू मुस्लिम राजनीति करे, सिर्फ एक तरफा आरोप लगाकर इतिश्री समझ लिया हमने तो बोल दिया, अब जनता तय करती रहे कि राजीव गांधी ने इसलिए हटाया था कि संपत्तियां चाहिए थी इंदिरा गांधी की, या शरिया कानून लाना चाहती है कांग्रेस। अब कौन, किसको आप घर घर में जाके व्हाट्सएप से बताएंगे अशोक जी कि शरीयत और मुस्लिम शब्द नहीं है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। तो बहुसंख्यकवाद की राजनीति से डर कर दूसरी पार्टियां भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों को भी एक झिझक हो जाती है कि मौके पर सचमुच जिन वास्तविक मुद्दों पर मुसलमानों के पक्ष में, आदिवासियों के पक्ष में या समाज के किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़े दिखना चाहिए, तब वे दिखने से बचने की कोशिश करते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी उन विरले नेताओं में से हैं जो ये जोखिम लेते हैं। पिछले कई अवसर पर मॉब लिंचिंग को लेकर और अनेक घटनाओं में उन्होंने खुलकर अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने का स्टैंड दिखाया, उन्होंने बताया कि हम इनके साथ खड़े हैं। तो ये जरूरत तो सभी पार्टियों को है, लेकिन ये मैं आपको स्वीकार करता हूं कि राकेश भाई, जी कल जी आप बोल लीजिए, आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मेरी बात हो गई पूरी जी। अच्छा, कल मैं आपको बताऊं एक स्पेस में था जिससे सारे जमीनी लोग जुड़े हुए थे जो अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो राहुल गांधी के नाम पर वोट कर रहा है। मैं इसको बहुत डिटेल नहीं करूंगा, और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है वो कांग्रेस के साथ आने को तैयार है, अगर कांग्रेस खुद को मजबूत कर सके। खैर उस पर बाद में बात करेंगे। अतुल भाई लौट आए हैं, उस सवाल का जवाब उनसे ले लेते हैं कि आखिर एमवीए ने महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया। ऐसे जो जो सीटें हमारे पक्ष में आई है, वहां की सिचुएशन, वहां की कैलकुलेशन देखकर जीतने को ज्यादा अहमियत दी गई है। जहां तक रही मुसलमान की बात, तो देखिए वजात मिर्जा एमएलसी जो आई वो मुसलमान को दी गई है। आपके इमरान प्रतापगढ़ी जो है यूपी से आते हैं हमारे, तो उन्हें भी हमने राज्यसभा एक थी, एक उनको दी है। फिर बाद में अभी राज्यसभा आई, वो भी हमने एक बौद्ध दलित चंद्रकांत जी हंडोरे को दी है। तो ये संतुलन जो है वो सोचकर कांग्रेस ने बना लिया है। तो ऐसा नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप देखोगे तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका बैलेंस जो है वो किया गया है। आज अहमियत इस बात की है अशोक भाई कि हमें बीजेपी को हटाना है। बीजेपी को अगर हम नहीं हटाएंगे तो हम एक नया पुतिन, एक नया शी जिनपिंग जो है वो हिंदुस्तान में तैयार कर रहे हैं। लोगों की नाराजगी हो सकती है, और ये प्रचार जो है, ये प्रचार सोच समझ के किया जा रहा था। एक सोच थी नसीम खान साहब की और वर्षा गायकवाड़, इन दोनों के बीच में किसको देना चाहिए नॉर्थ सेंट्रल में जो कल सीट डिक्लेयर हुई, उसमें एक सोच थी क्या करना चाहिए। तो सर्वे करने के बाद पता चला कि वर्षा गायकवाड़ को देने से फायदा होता है, तो वर्षा जी को वो टिकट दी गई। तो वो ये चर्चा के दौरान ही बीजेपी ने ये फैलाना शुरू किया कि कांग्रेस कोई मुस्लिम को यहाँ पर महाराष्ट्र में टिकट नहीं दे रहा है। ये हर जगह हार रहे हैं। अभी पंकज जी जो बता रहे थे, पंकज जी या हमारे जो भी साथी है बता रहे थे, डोंबिवली में उन्होंने एक मैसेज दिया है कि इनके मैनिफेस्टो में, पंकज जी डोंबिवली में एक मैसेज घूम रहा है, मुझे आज किसी मित्र ने भेजा है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण स्टेट रूल का जो दर्जा देने की बात है, वो मुसलमान का तुष्टीकरण है, पाकिस्तान के साथ जाने वाले हैं, ये 3 तलाक हटा देने वाले हैं, ये मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने वाले हैं, सारी संपत्ति मुस्लिमों को देने वाले। इस तरह का गंदा प्रचार जो है वो, उस पर बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में भी उतर आई है। तो इससे पता चलता है कि किस तरह की बौखलाहट है। मैं तो शायद कल परसों में जाकर डोंबिवली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा इस सारी बात को लेकर। हाँ, तो 7 कंप्लेंट इसके पहले मैं कर चुका हूँ, केवल नितिन गडकरी जी के में छोटे बच्चों के, स्कूली बच्चों का इस्तेमाल की, तो वो भी उन्होंने एक्शन किसके ऊपर लिया है, एक्शन प्रिंसिपल के ऊपर लिए और स्कूल के कमेटी के डायरेक्टर पे लिए है। फिर से मैंने उस पर एप्लीकेशन दायर की है कि कैंडिडेट पे कंप्लेंट एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि उनके दबाव में ये सारा वहां पर हुआ है। तो ये सारी चीजें जिस स्तर पर भाजपा उतर रही है, उस स्तर से ही पता चलता है कि उन्होंने करीब करीब हार मान ली है। प्रधानमंत्री ने तो गरिमा गंवाई दी है, लेकिन जिस तरह से बूथ पर हंगामा करने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग बीएलओ को काम नहीं करने दे रहे। एक वीडियो में आपको भेज दूंगा, वो आशा वर्कर बीएलओ है,
उसे काम नहीं करने दे रहे थे लोग, तो उसने अपना वीडियो बनाकर इलेक्शन कमीशन को दिया है। अब तक उसके ऊपर कोई एक्शन जो है वो हुई नहीं है। तो ये जो बौखलाहट है ये सब दिख रहा है। और जहां तक रही बात, पंकज जी ने कहा कि मुस्लिमों के साथ या किसी के साथ हम खड़े होने से कतराते थे, या ऐसा नहीं है। वो गोदी मीडिया ने इस तरह का प्रचार कर दिया कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व, हम अपना धर्म नहीं। चलिए कोई बात नहीं। वर्षा गायकवाड़ के बारे में मैं बताऊं कि वर्षा गायकवाड़ जी को मैंने एक कार्यक्रम में देखा था, मैं प्रशिक्षण शिविर में मुझे बुलाया गया था, और बहुत धारदार वक्ता है। मतलब उनका हाँ, आप ही ने तो बुलाया था हुजूर, तो आप तो होंगे ही वहां पे। तो वो मराठी में धारा प्रवाह बोल रही थी, और राकेश भाई मेरी नसों में जो खून था ना वो तेज हो रहा था। तो बड़ी धारदार वक्ता है और बेहद साधारण महिला है। उनको आप देखेंगे तो एकदम लगता है कि जमीन की नेता हैं, संघर्षों से बाहर आई हैं। मैं बताऊं, उनको देख के मुझे पुरानी ममता बनर्जी याद आई है। वो उतना आगे जाएं, मेरी तो शुभकामनाएं होंगी। लेकिन जो पुरानी कभी ममता बनर्जी जी चप्पल वाली हुआ करती थी, एकदम वैसी ही वर्षा गायकवाड़ मुझे लगी। तो मुझे बंबई का कोई गणित नहीं याद है, लेकिन चूंकि याद आ गई अचानक, आपने बताया वर्षा गायकवाड़, तो वो याद आ गई मुझे, तो मैंने यहाँ पे कह दिया। पंकज भैया, कल जो ईवीएम पे फैसला आया है, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहता हूं, और उसके साथ ही इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा मैं। देखिए, कोई ईवीएम के ऊपर कुछ कहना चाहें तो बीच में बोल देंगे जी। ईवीएम के लिए यदि अपन सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेश को पढ़ो तो बहुत स्पष्ट है कि इट इज नॉट द क्लीन चिट। देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या जो एपेक्स कोर्ट होती है, वो अपनी ओर से कोई निर्णय नहीं देता है। जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में या सिस्टम में जो व्यवस्था है उसकी व्याख्या करके बोलता है दिस इज द थिंग। यदि मैं बोलूंगा कि ये शर्ट मेरी है और इसका बिल मेरे पास है, तो क्या इसका मालिकाना हक मेरे पास है? कोर्ट केवल ये कहे कि जी हाँ, आपका हक आपके पास है, लेकिन उसमें ये नहीं जोड़ेगी कि मालिकाना हक तो आपके पास है लेकिन ये घटिया है। हम जितना बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का हक बिल्कुल कोर्ट के पास है। कल का यदि अपन ऑर्डर पढ़ें तो देखिए, उसमें कई रिट अलग अलग थी। एक थी वीवीपैट की काउंटिंग को लेकर, एक थी फिर से ईवीएम को बंद करके और कागज वाले मतदान के लिए बैलेट ऐसी 10-11 रिट थी, उनको कंबाइन किया गया था। कल का जो निर्णय है उसके अंदर पॉइंट नंबर 1, कोर्ट ने बोला कि जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम है उससे ईवीएम सिस्टम ज्यादा बेहतर है और इसलिए इसको वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज, अब ये रिट किसने लगाई थी ये हमें नहीं मालूम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर अभी तक ऐसा रहा है कि बहुत सारे मसलों पर राइट विंगर्स एक रिट लगाते हैं, उसके पक्ष में फैसला कराते हैं और बोलते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि ये चीज सही है। बिल्कुल। जहां तक वीवीपैट की स्लिप की काउंटिंग की बात है, 100% काउंटिंग को कोर्ट ने मना किया, लेकिन कहीं ये नहीं कहा है कि हमको इस पूरे तंत्र पर शक है या नहीं है। शक है तभी तो उन्होंने बोला कि आप जब इसको लोड कर देते हैं प्रत्याशियों के उसको, तो इसको 45 दिन आपको सुरक्षित रखना है पहले, एक चीज। और उसके बाद में यदि कैंडिडेट को कोई शक होता है तो एक्सपर्ट इंजीनियर उसकी काउंटिंग और उसके तंत्र को देख सकते हैं, जिसकी फीस उम्मीदवार को देनी होगी। इट मीन्स इट इज नॉट द क्लीन चिट, इट मीन्स there is possibility of suspicion in total system। तो हमारा नवाब रंगीले तो चिल्लाने लगते हैं कि ये हो गया, देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। लेकिन देखिए उस पूरे ऑर्डर को पढ़े जो प्रशांत भूषण वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उस आदेश में स्पष्ट है, कोर्ट ने बोला कि जब तक पुख्ता प्रमाण नहीं हो तब तक हम शक की गुंजाइश को नहीं देख सकते। थोड़ा सा इसमें जोड़ दूं मैं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने फर्स्ट एक स्टेप हम आगे निकले हैं इसमें।
अब तक की जो शक की गुंजाइश थी वो उसको एक स्टेप आगे निकले हैं। वो ये है, एग्जैक्ट आज तक वो कंट्रोल यूनिट को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। अभी 7 दिन के अंदर हम अगर कुछ डाउट है तो रनर अप जो है वो सबमिट कर सकता है उसको अपनी कह शिकायत। सकता है। और माइक्रोचिप हाँ को इंजीनियर्स जो है, अभी इंजीनियर कौन ये डिफाइन नहीं किया। हो सकता है इलेक्शन कमीशन का एक इंजीनियर हो, एक इंजीनियर जो है वो खुद कैंडिडेट अपना ले सकता हो, ये अभी डिफाइन नहीं है। लेकिन माइक्रोचिप में प्रोग्रामिंग क्या हुआ है ये देखने का मौका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दिया है, तो एक स्टेप हम आगे गए हैं। अब नवाब रंगीले कुछ भी कहे, मुझे तो हंसी इसलिए आई क्योंकि मुगल, आखिरी मुगल जो है बहादुर शाह जफर 2 के पहले जो थे, वो सब उनकी स्टोरी मुझे याद आ रही थी। वो रंगीला उनका नाम था, उन्हें रंगीला कहा जाता था उनके मोहम्मद शाह नवाब रंगीला, मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला। तो उसके दरबार में क्या होता था, 2 अच्छे पेंटर भी थे, मारवाड़ी पेंटर थे वो। तो वो मुझे सारी स्टोरी याद आई। तो ये सही में वैसे ही है। ये मोहम्मद पंगले तो थे जब इन्होंने नोटबंदी वैसे की, लेकिन देखिए जब आप इतिहास छोड़ेंगे तो मैं भी आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जब आप छेड़ेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला के जमाने में ही कश्मीरी ब्राह्मणों को कश्मीरी पंडित होने का खिताब दिया गया था, उसके बाद खिताब से दिया ही गया, उनको कश्मीरी पंडित कहा जाता है। कश्मीरी राकेश भाई, मैं पंडित। चाहता हूं आप सम अप कर दें इसको और बात खत्म की जाए, क्योंकि आपने बहुत कम समय लिया है आज। देखिए फिलहाल नहीं कोई नहीं, बहुत अच्छी बात रही। अतुल भाई पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो उनको सुनना भी ज्यादा जरूरी था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में देश को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा इन लोगों का इतिहास है सत्ता में बैठे लोगों का पिछले 10 साल का, वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। देखिए भाषा और विमर्श का स्तर क्या है प्रधानमंत्री का, वो हम रोज देख ही रहे हैं। सचमुच बहुत खेद की बात है कि इतने बड़े देश, इस महादेश के लोकतंत्र की जननी नाम के देश का प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानता है। वो कितनी अवैज्ञानिक बातें करता है, पुनर्जन्म की बात कर रहा है, पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म, अगला जन्म, किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं, वे अगले 3 जन्म नहीं 7 जन्म लें और 7 बार अलग अलग राज्यों में पैदा हो, उसमें कोई आपत्ति हमें और आपको करना भी नहीं चाहिए। और वे हर बार 84 लाख योनियों में मनुष्य ही बने, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार मुस्लिम भी बाकी बने, का काम न करे। एक बार वो मुस्लिम भी बने। बहुत देखिए मैंने कल देखिए अशोक भाई मुसलमान, ने नहीं राकेश भाई, मुसलमान बने या नहीं, जो कल मैंने लिखा था कि अगर बंगाल में जन्मे तो नवरात्र में मछली जरूर खानी पड़ेगी उनको, क्योंकि सब खाते हैं। उस पे आपको अशोक भाई, लेकिन उस पर मैंने आपको रिट्वीट करते हुए ये कहा था, अतुल भाई देखिएगा, मैंने उस पर ये लिखा था अशोक जी के ट्वीट पर कि वो तो ठीक है, हो सकता है पिछले जन्म में मांस भात खाया हो और अगले जन्म में अगर किसी अब्दुल की अमीना की कोख से जन्म लिया तो क्या होगा। भाई आप ये तो नहीं तय कर सकते ना, अगली बार आप हिंदू परिवार में ही जन्म लेंगे। वो मैंने अशोक जी के ट्वीट पर किया था कि अगली बार अब्दुल की अमीना की कोख से, ये शब्द उन्हीं के हैं कि मैं बंगाल की किसी माँ की कोख से जन्म लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल किया था ट्वीट पर मैंने। तो मैं बस अपने देश से हाथ जोड़कर विनती ये करना चाहता हूँ, कम से कम वोट डालने जरूर जाएं, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हतोत्साहित करें। सत्ता से भी अनुरोध है कि मेहरबानी करके इसे छोड़ दें, प्रधानमंत्री जी कुछ और बात करें, हिंदू मुसलमान बंद कर दें। जी अशोक। और विपक्षी दलों से, इंडिया गठबंधन से मेरा ये अनुरोध है कि जरा भी रिलैक्स ना हो, ऐसे ही कार में बैठ के जर्नी करते हुए इस तरह की बहसों में शामिल हो जाएं और यहां से उतरकर सीधे जनता के बीच में जाएं और लगातार काम करें, क्योंकि रिलैक्स होने के लिए आपके पास समय नहीं है, खुश होने की बहुत जरूरत नहीं है, लगातार लगे रहिए। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं, मुझे कुछ छुपाना दबाना नहीं है कि मैं निष्पक्ष व्यक्ति नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आए, मैं चाहता हूं कि इस देश में तानाशाही की कोई संभावना न बने, और मैं चाहता हूं कि एक ऐसी सरकार आए कि मैं और राकेश भाई बिना डरे, बिना कुछ दिक्कत के बैठकर उसकी धज्जियां उड़ा दें और वो हमें सुन के अपना सुधार करे। तो हमें आलोचना का मौका मिलता रहे ऐसे, इसलिए भी हम चाहते हैं कि इंडिया की सरकार आए। जी अशोक भाई, हम इतना से जोड़ दें कि जो हम पहले भी करते आए हैं। मैं तो अतुल वो तो भाई जी, और हम लोग तो उस दौर में पत्रकार रहे जब यूपीए की सरकार थी, हमने आपकी सरकार के खिलाफ संपादकीय लिखे हैं पहले पेज पर, हम फिर लिखेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए चाहे खड़गे जी बन जाए, है ना। बिल्कुल। आपने तो आज के लिए इतना ही। 12-13 में धज्जियां उड़ाई है, 12-13 में आपने धज्जियां उड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, खूब लिखा है, और आपको पार्टी से सम्मान मिला है। हमने इस तरह से किसी पत्रकार को गायब कर देना, मार देना, यूएपीए में लगा देना, डरते थे हम लोग। मुझे याद है मैं नया था राजनीति में 2013 में, तो हम लोग डरते थे कि ये पत्रकार कह देगा कुछ और कैसे हम उसको टैकल करेंगे, डर लगता था हमें।
कि बिल्कुल वो सही। संस्कृति नहीं थी कि ये डर पत्रकार को बना रहे, ये डर बना रहे, ये संस्कृति बनी रहे, ये लोकतंत्र बना रहे, ये देश बना रहे, ये बहुत जरूरी है। अपना वोट दीजिए, अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे। हालांकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पत्नी का एक बयान था, लेकिन उस पर फिर कभी और अकेले राकेश भट्ट से डिटेल में बात कर लेंगे। अपना काम करते रहने पर आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।